नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज बहुत ही टेंस मूड में आपसे बात कर रहा हूं। दरअसल बीइंग द मेंबर ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन 30 हजारी, एक मन में पीड़ा है। मुझे कुछ ऐसा लगता है, और हो सकता है जो आप मेरी बात सुने हैं आपको भी महसूस हो रहा होगा या एहसास होगा। लगता है कि 30 हजारी कोर्ट पर या दिल्ली बार एसोसिएशन पर कोई ग्रहण लग गया। मैं आपको याद दिला दूं, आप सबको पता होगा 5 जुलाई 2023 को एक दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर घटना हुई। बहुत सारे वकीलों के उसमें इन्वॉल्वमेंट रही, कुछ लोगों को जेल तक जाना पड़ा। और ठीक 10 दिन बाद एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि पहली बार शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आता, हो सकता है पहले कभी हुआ, मेरे याद नहीं, लेकिन बहुत लंबे अरसे बाद दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ चैम्बर्स का डिमोलिशन होगा 15 जुलाई को। और फिर ठीक 10 दिन बाद 25 तारीख की अल सुबह 6:30 बजे 7 बजे एमसीडी ने आकर, जो हमारा ऐतिहासिक बार बेंच क्लब था रेलवे स्टेशन के सामने, अचानक एमसीडी ऑफिसर्स आए, उसका स्टाफ आया और उन्होंने पुलिस के फोर्स के साथ आकर के उस बेंच पे, उस क्लब पर अपना कब्जा कर लिया, ताला लगा दिया और जो वहां अंदर गाड़ियां और जो भी कुछ था वो सब बाहर कर दिया। ये 10-10 दिन के इंटरवल पे, और फिर ठीक 3 दिन बाद 28 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ये स्टेटस को रहेगा, जिसमें बताया गया कि ताला जो है, आउटर गेट पर ताला जो है वो एमसीडी का ही रहेगा। तो ये स्टेटस को हो गया, उसकी फर्दर आगे डेट दे दी गई। दोस्तों, ये सब क्या है? ये एक टेंशन पैदा करता है। मैंने बहुत सारे लोगों से कोशिश की, बार के ऑफिस मिरर से बात करने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों सब खामोश हैं। कुछ सहमे हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ शायद अगले इलेक्शन के मद्देनजर कुछ बोलना नहीं चाहते। एक दो जो प्रोमिनेंट से मुझे लगा कि ये लोग अगले इलेक्शन में आने वाले हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा, अरे शर्मा जी, हम ना इधर के बुरा बनना चाहते हैं ना उधर के बुरा बनना चाहते हैं। अगर सच बोलने से कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी होने वाला या प्रेसिडेंट लीडर अगर डरता है, दाएं बाएं करता है, तो ऐसे आदमी को लीडरशिप में नहीं आना चाहिए। ये मेरी राय, हो सकता है आप भी इससे इत्तेफाक रखते हो। मैंने आज जानबूझकर ढूंढकर दीपक शर्मा को दोबारा मैंने पकड़ा, मैं कहूँगा, क्योंकि अभी 4-6 दिन पहले मैंने एक और इंटरव्यू इनका किया था जिसमें मैंने कुछ बातचीत की थी 30 जारी को लेकर के। आज मैं फिर इनसे बात करूंगा और जानूंगा बेबाक राय कि ये सब जो ग्रहण लगा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसका निदान क्या है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर माइंड ओपनर चैनल में। दिस चैनल इज ओनली द वॉइस ऑफ एडवोकेट्स, ताकि हमारी आवाज को जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, या जो जुडिशरी है, या जो और कॉम्पिटेंट लोग हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो सुन सकें और कोई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। यही इस चैनल का मकसद है। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कि जो 5 जुलाई को हुआ उस पर हमने बात की, 15 जुलाई को ठीक 10 दिन बाद जो घटना घटित हुई, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। मेरे को इतने साल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर, पहली बारी मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी पता नहीं किस दुखी मन से, कितना मजबूर होकर ये ऑर्डर उनको पास करने पड़े होंगे कि वकीलों के चैम्बर के ऊपर उनको हथौड़े चलवाने के ऑर्डर करने पड़े। डिस्ट्रिक्ट जज साहब को खुद आना पड़ा और आके खड़े होकर चैम्बर करवाना पड़ा। मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहब के चेहरे के हाव भाव भी देख रहा था। मेरे को कहीं भी उनके हाव भाव से ये नहीं लग रहा था कि वो बहुत खुश होकर इस काम को करवा रहे हैं, या ये जो ऑर्डर है ये बहुत एक अच्छा कोई प्रेसिडेंट लेकर आया, ये बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट लेकर आया है। वकीलों के चैम्बर पे जो हथौड़े चले, जो चैम्बर टूटे, 7 के करीब कह रहे हैं चैम्बर। कुछ लोगों का ये कहना था कि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेन की पोस्ट पे जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उनका पैसा लगा हुआ था। एक ने तो मजाक करते हुए ये कहा कि भाई साहब, आपने कालिया पिक्चर देखी है? मैं कहा, हाँ देखी हुई है। कह रहा उसके अंदर अमिताभ बच्चन जो हमजद खान की कपड़े की फैक्ट्री को आग लगाता है और पुलिस आती है, पुलिस पकड़ती है उसे, तो अमिताभ बच्चन हंस रहा होता है। तो उससे अमिताभ बच्चन से पूछा जाता है हंस क्यों रहा है, तो वो कहता है हमजद खान से, शिनाय सेठ, आज बता तूने क्या खोया और मैंने क्या पाया है। तो उसका क्रक्स क्या होता है कि अंदर सबके माइंड में तो ये होता है कि कपड़े की फैक्ट्री को आग लग रही है, जबकि अंदर स्मगलिंग का सोना पड़ा हुआ था जो उस कपड़े के साथ जलकर खाक हो गया था। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये तो जो की पोस्ट पे बैठे हो हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर भ्रष्ट लोग, ये तो चैम्बर वो बना के बेच रहे थे, जबकि उनको चाहिए क्या था कि अगर चैम्बर्स कोई कॉमन लैंड थी, उसको आप चैम्बर्स बनाना चाहते थे, आप यंगस्टर्स को अलॉट करते, आप सीनियरिटी वाइज अलॉट करते,
आपने कुछ नहीं करना था, अपने ही जो आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे इलेक्शन के अंदर, उनको ही दे देते। कम से कम उन बच्चों का हौसला बढ़ता कि भाई हम एक नेता के पीछे चले और उन्होंने हमें मेरा मकसद, मेरा कहने का साफ साफ ये है, वो चैम्बर गलत बन रहे थे तभी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो डिमोलिश कॉमन लैंड। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को इसमें इंटरवेन करके कहना पड़ा कि ये चैम्बर्स गलत हैं इसलिए इनको डिमोलिश कर देना चाहिए, तो क्या ये बात बार ऑफिशियल्स को नहीं पता थी? बिल्कुल। क्या ये बात यहाँ के सीनियर्स को नहीं पता थी? सबको पता थी। उस ऑर्डर को मैंने भी देखा है, सबने देखा है। उसके अंदर दिल्ली बार एसोसिएशन पार्टी थी और हर किसी को पता है कि जब भी हाई कोर्ट के अंदर कोई रिट जाती है या कोई भी किसी तरह की पिटीशन जाती है, एडवांस कॉपी सर्व होती है, तो हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि दिल्ली बार एसोसिएशन को इसकी एडवांस कॉपी सर्व नहीं हुई या दिल्ली बार एसोसिएशन के नॉलेज में इस पिटीशन की पेंडेंसी या फाइलिंग का नहीं पता था। अगर दिल्ली बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी पिटीशन से भी पहली बात कर रहा हूँ, जब ये एक दिन में तो बने नहीं चैम्बर, बिल्कुल 15 दिन लगे होंगे, 20 दिन लगे होंगे। जिस दिन ये चैम्बर बनने शुरू हुए कॉमन लैंड पर, जिसको कॉमन लैंड कहा जा रहा है, जो मतलब ओपन लैंड थी, तो उस दिन से इनको पता था, तो इट मींस इनकी कहीं मिली भगत रही। बिल्कुल मिली भगत रही। आप एक चैम्बर पर एक ईंट लगा कर दिखा दीजिए बिना बार की मर्जी के, बिना एग्जीक्यूटिव की मर्जी के, आ नहीं सकता। एक ठेकेदार बिना एग्जीक्यूटिव की मर्जी के कहीं किसी वकील साहब के यहाँ काम नहीं कर सकता। एलिगेशंस ऐसे भी आ रहे हैं कि ठेकेदारों को बंद करके चैम्बरों में पीटा गया, उनकी पिटाई की गई, सिर्फ किस कारण से 10,000 रुपये पर लेंटर लेने के लिए या पर फ्लोर का हिस्सा उनसे पत्ती फिक्स करने के लिए। एलिगेशंस ये भी आए हैं, एविडेंसेस भी हैं उनकी। लेकिन इस सब लड़ाई में, इस सब खींचतान में अल्टीमेटली डिग्निटी ऑफ एडवोकेट्स तो डेंट लगी। देखिए, डिग्निटी का किसको सोचना चाहिए? हमारे प्रेसिडेंट साहब को, हमारी सेक्रेटरी को, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी को। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग और उनके सपोर्टर एक अंडे वाले को पीटेंगे, क्या मतलब? यहाँ पर 3 नंबर गेट पे एक अंडे वाले को, एक बच्चे को, 18-19 साल का वो बच्चा था, वो भीख मांगना नहीं पसंद करा उसने, यहाँ पे अंडे वो बेचता था, उसकी पिटाई की गई, सबको पता है। डिग्निटी तो उसी दिन खत्म हो गई थी इस बार की इज्जत का। उस दिन जो कहते हैं ना, बद्दुआओं में असर नहीं होता, ये जो 30,000 का आज हाल हो रहा है, ये उस बच्चे की बद्दुआ लग रही है। नहीं, उसको कोई कारण रहा होगा, झगड़ा वगड़ा हुआ होगा कोई, या किस वजह से? चलिए, वो लंबी बात नहीं, छोड़, जिक्र आया तो मैं पूछूं जी। उसका मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों को एतराज था कि भाई वो मुफ्त में क्यों नहीं देता है खाने को। शेमफुल। एनीवे, चलो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो ये बात होती है, इसे न केवल एडवोकेट्स देखते हैं बल्कि आम पब्लिक भी देखती है। और मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं लाना चाहता जिससे वकीलों को शर्मिंदा होना पड़े। मैं ठीक इस बात के 10 दिन बाद जो घटना घटित हुई, वो एक ऐतिहासिक बार बेंच क्लब जो था, हमारा जो क्लब था, उसमें मेरे को ध्यान है, मैं भी एक बार गया था पिछले लगभग 2 साल पहले। एमसीडी ने कब्जा लेने की कोशिश की थी, ऑर्डर तब भी हुई थी, उससे पहले भी 2 साल पहले, इससे पिछले टेन्योर में भी यही हुआ था। लेकिन ये जो आपसी 5 जुलाई को झगड़ा हुआ या जो आपस में फसाद हुआ, इसका फायदा उठाते हुए एमसीडी ऑफिशियल्स ने उस दिन जो वहाँ कब्जा लिया, क्या ये हमारे झगड़े का जायज या नाजायज फायदा नहीं उठाएगा भारत वालों से? देखिए, फायदा तभी कोई उठाएगा जब आप आपस में नाजायज करेंगे। नाजायज ये 5 जुलाई का इंसिडेंट क्या है? ये एक भ्रष्टाचार, एक करप्शन का नतीजा है। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था, 2 गुटों की लड़ाई हुई, 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिस पीरियड्स की लड़ाई हुई। एक गुट का ये कहना था कि भाई आप जो ये पैसा जनरेट हो रहा है, इसको बार में जमा कराइए, वकीलों की वेलफेयर। चलिए, वो उसका था, वो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं जो बार बेंच क्लब पे जो एमसीडी का कब्जा हुआ, ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही गलत हुआ ये, और ये भी नतीजा करप्शन का ही नतीजा है। जिस तरह के एलिगेशंस उसके अंदर आए, हर बारी वहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब वहाँ पे पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट हुआ। इससे पहले भी 2 बार डिस्प्यूट हो चुका है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में वकील पहुँच जाते थे, इस बार वकील नहीं पहुँचे वहाँ पे। किस कारण से? क्योंकि उनको पता है कि जो पैसा बार में आना चाहिए, वो पैसा बार में ना जाके कुछ स्वार्थी नेताओं की जेब में जा रहा है, जो एग्जीक्यूटिव में ऑफिस बेरर बनकर बैठे हैं। अगर वो बार में जमा कराते, कितने वकीलों का भला हो सकता था। जो हमारे वकील भाई बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज के काम आ सकता था। जो आप देना चाह रहे हैं कि वो बाहर के लोग भ्रष्ट हैं, बाहर के लोग तो कहते हैं हमसे बड़ा शरीफ, हमसे बड़ा ईमानदार, हमसे बड़ा चरित्रवान कोई है ही नहीं। चलिए, इसका भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक मैं चैलेंज करता हूं। जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये सब मेंबर्स को बोल रही है कि बेंच एंड बार का कब्जा इनके पास है। बेंच एंड बार क्लब हमारी धरोहर है जी, हमारी हेरिटेज है। ये उसका मेन गेट का ताला खोल के अंदर ग्राउंड के अंदर खड़े होके अपनी एग्जीक्यूटिव की आज की डेट के अंदर एक फोटो डाल के दिखा दें, सब मेंबर्स को दिखा दें कि हाँ, पोजीशन हमारे पास है। कैसे चला गया पोजीशन? ये सो रहे थे क्या? मैं आपको बता देता हूँ क्यों गया पोजीशन। जब हमने पिछली बार इस पोजीशन को रोका था, सेव करा था,
मैंने उस समय जो सीनियर्स मेंबर थे और जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उस समय के रहे हुए थे, मैंने उनको पोजेशन से होने के बाद मैंने पूछा, मैं कहा सर आप लोग सब लोग टेंशन के अंदर नजर आ रहे हैं, किस बात की टेंशन है? तो उन्होंने मेरे को कहा कि दीपक तुम्हें नहीं पता, इस जमीन के ऊपर भू माफिया जो बिल्डर लॉबी है उनकी नजर है, ये कम से कम 200 300 400 करोड़ की जमीन है, 10-10 करोड़ की वो ऑफर देते हैं हमें कि भैया पैसे ले लो और तुम्हारे मेंबर्स को पता भी नहीं चलेगा हमने पोजीशन ले लिया है। मैं कहा जी कैसे नहीं पता चलेगा? कह रहे वो कहते थे कि हम रात को यहाँ पे आके अपनी दिल्ली पुलिस से हमारी सेटिंग है, सांठगांठ है, एमसीडी से हमारी सांठगांठ है, वो आके इस ऑर्डर के बेसिस पे रात को कब्जा ले लेंगे, सुबह आप अपना सर्कुलर निकाल लेना, मैसेजेस निकाल लेना, वहाँ पे मेंबर्स को इकट्ठा होने के लिए कह देना, इन द मीनवाइल एमसीडी अपना ताला लगा देगी वहाँ पे, बाद में आपने जो लीगल अपना लेना है ले लेना, कब्जा तो हमारा आ ऐसे जाएगा। ही कोई षड्यंत्र इस बार भी लगता बिल्कुल हुआ? बिल्कुल, किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे इतनी भारी तादाद के अंदर फोर्सेस पहुंची हैं और वहाँ पर इतनी भारी तादाद के अंदर एमसीडी बाहर के पहुंची है। चौकीदार वहाँ- बाहर 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 का एक employee चौकीदार वहाँ नहीं है, कम से कम 10 एम्प्लॉय वहाँ पे डिप्यूट होते हैं बाहर की तरफ से। सेक्रेटरी को क्या वो खबर नहीं देते थे, एग्जीक्यूटिव को खबर नहीं देते थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों अगले दिन 11 बजे उन्होंने बातें छुपाए रखी? वहाँ भी पार्किंग चल रही थी, पार्किंग के वाले लोग भी थे, गाड़ियां भी बाहर निकाली गई, 100-200 गाड़ियां वहाँ खड़ी थी, उन सबको बाहर निकाला गया। आपने आनंद फानंद में तो हुआ नहीं। आपने वो जगह देख रखी है जी। अगर आप क्रेन लगा के वहां से सामान रिमूव करना शुरू करेंगे तो वो कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है उसके अंदर। तो इट मीन्स ये पहले से चल रहा था? जी जी बिल्कुल चल रहा था। ये आपसी खींचतान का नतीजा है कि दो आपसे भाइयों की लड़ाई में नहीं दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं? नहीं फायदा नहीं उठा रहे। मेरे को शक ये है कि इस जगह का गलत तरीके से सौदा किया गया पोजीशन देने के लिए। तो आपने Under the table- इंक्वायरी की डिमांड किया आपने? बिल्कुल करिए डिमांड में। किससे डिमांड की? मैंने बार के जो बार काउंसिल में भी रिक्वेस्ट करी है ये वाली, जो लास्ट हमारी हियरिंग हुई है मैंने उसके अंदर भी रिक्वेस्ट करी है। नहीं, रिटर्न दिया या आपने वर्बल रिक्वेस्ट? वर्बल क्योंकि उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा एक दायरा है हम उसके बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने जब उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई, मैं उन प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ 3 दिन के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन उसके बाद ये टाइम टू टाइम बढ़ती गई क्योंकि उनके एविडेंसेस ऐसी आ रही हैं। और मेरे को एक एक इंसान के ऊपर जो बार काउंसिल का मेंबर उस कमेटी का हिस्सा है या जो बाहर से भी मेंबर उसके अंदर करे गए हैं, सब ईमानदार हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो बिना किसी डर बिना किसी दबाव के ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट देंगे और सच सामने आएगा। चलिए एक सवाल मैं पूछता हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या दीपक शर्मा महसूस कर रहे हैं? बार में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। दिग्गज से मेरा मतलब है अच्छे सीनियर, पुराने 40 साल 50 साल की प्रैक्टिस वाले लोग जो विभिन्न पदों पे रह चुके, डिफरेंट प्रेसिडेंट रह चुके, सेक्रेटरी रह चुके, वो लोग हैं, या अभी जो इलेक्शन के आने वाले इलेक्शन के में दावेदारी कर रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट पर आ रहे हैं, सेक्रेटरी पर आ रहे हैं या और पोस्ट पर आ रहे हैं। व्हाई दे आर साइलेंट? व्हाई दे आर केप्ट मम ऑन दिस बर्निंग इशू? कुछ लोग शरीफ हैं, वो अपनी इज्जत के कारण शरीफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हम किसी कंट्रोवर्सी के अंदर क्यों इन्वॉल्व हो। कुछ लोग करप्ट हैं। वही करप्ट लोग दोबारा आना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहते हैं और वही आके बैठे भी हुए हैं। लेकिन हमने सुना आप भी इलेक्शन में आना चाहते हैं। आप अभी करप्ट नहीं है तो बाद में हो जाएंगे। देखिए ये भी तो पहले ईमानदार थे। इनकी वीडियोस है मेरे पास, इन्होंने कसमें खाई थी कि हम पार्किंग सुधार देंगे, हम ये टेंडर कर देंगे, हम इसका 1 महीने के अंदर अंदर सारा स्ट्रीमलाइन कर देंगे। सबने कहा, सेक्रेटरी ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, सबने कहा। इतिहास जो होता है ना, वो हर चीज का सबसे बड़ा साक्षी होता है। इन लोगों ने क्या कहा वो इनका इतिहास ही बता सकता है। अगर आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये पहले भी एग्जीक्यूटिव में रहे हुए, करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगते रहे। तो हम कुल मिला के ये मान लें कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। देखिए जब तक करप्ट लोग सीट पर रहेंगे किसी का भला नहीं हो सकता। क्या सीनियर्स को आगे नहीं आना चाहिए? सीनियर पूरा ग्रुप बना के एक मीटिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया कि हर कोई अपनी इज्जत से डरता है और आज की तारीख में जो भय का माहौल है, हर किसी को ये लगता है कि मैं अगर किसी को टोकूं, पता चल रहा है कल 10-20 लोग फिर हेलमेट पहन के, मुंह पे अपने नकाब पहन के आ रहे हैं, यहाँ पे हथियार लेके चल रहे हैं, लाठी डंडों से पिटाइयाँ कर रहे हैं। देखिए डर तो निकालना पड़ेगा। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा अपमान किया गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई, बट मैंने उसको कोई हाईलाइट नहीं किया। मैं नहीं डरा हूँ। मुझे कहा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि आप ये वीडियोस वगैरह कोई हाईलाइट ना करें, कुछ ना करें, लेकिन मैं जो सही है, जो मेरी आत्मा मानती है, जो वेलफेयर ऑफ के लिए एडवोकेट्स के, मैं करूँगा, चाहे जान चली जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जो लीडर बनना चाहते हैं, जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऐसी पोस्टों पर इन फ्यूचर आना चाहते हैं, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम,
क्या उनको आगे आके इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए, लेकिन वो आएंगे नहीं। तो अकेले दीपक शर्मा क्यों आ रहे हैं? आपको डर नहीं है कि आपके खिलाफ भी वोटर्स जो है जा सकता है? सर देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं वोटर्स के लिए, ये बार जिसे हम माँ कहते हैं, मदर बार कहते हैं, उसकी इज्जत और उसके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। दीपक शर्मा जब नहीं था तब भी ये बार थी, दीपक शर्मा जब नहीं रहेगा तब भी ये बार रहेगी, लेकिन दीपक शर्मा अपने जीते जी कम से कम इतना करके जाएगा, यहाँ से करप्शन जड़ों से खत्म करके जाएगा। नहीं, अकेला चना बाढ़ कैसे फोड़ेगा? अगर आपके साथ कोई साथ नहीं आ रहा है, देन हाउ यू कैन डू इट? सर ऐसा नहीं है कि साथ नहीं आ रहे हैं, बहुत साथ चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कुछ देखने को भी मिलेगा, बहुत आपको मेंबर्स नजर आएंगे, जो उनका आक्रोश है वो नजर आएगा। थोड़ा वेट कीजिए, बस थोड़ा सा। बार कौंसिल ऑफ दिल्ली से कोई अपील करना चाहेंगे? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली मॉनिटरिंग बॉडी है हमारी, मेरी यही अपील है कि इस समय यहाँ पे देखिए करप्शन का इतना एलिगेशंस लग रहे हैं, आप उस पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं, क्योंकि 5-7 का जो इंसिडेंट जिस पर आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, मेरे को लगता है कि जब तक वो करप्शन की रूट्स तक नहीं जाएंगे और उसको पकड़ेंगे नहीं कि कौन उस सिस्टम का जन्मदाता है, तब तक ये जो 5-7 का इंसिडेंट है ये दोबारा होने से नहीं रोका जा सकता है। तो मेरी उनसे यही अपील है कि इसकी रूट्स तक जाए, जो करप्ट लोग इन्वॉल्व हैं इसके, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको डीबार करें, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हो, लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, वो करें। जो भी सीरियस, भूल जाएं कि कौन अपना है कौन पराया है। अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन कोई एक अपील अपने बीबीए के मेंबर्स से, मेरी सबसे सबसे एक ही अपील है कि किसी से ना डरिए, बाहर आइए, सामने आइए, इस करप्ट लोगों को यहाँ से जड़ से उखाड़ के खाइए। तो सुना दोस्तों, बात है मेन रूट करप्शन का है। करप्शन जब तक रहेगा, जब तक लालच रहेगा, जब तक कोई स्वार्थ रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से भी तमाम अपने उन अधिवक्ता भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि देखिए, जब आप कुछ करेंगे तो आपकी बुराई भी होगी, जब आप कुछ और ज्यादा करेंगे तो आपको डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही कॉज में लगे हैं, सही काम करना चाहते हैं, इस मदर बार की इज्जत को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आए, अपने विचार रखें, समाधान दें। जो भटकी हुई बार है, मैं भटकी हुई बार इसलिए कह रहा हूँ, पिछले लगभग 10 महीने से बार यहाँ सत्ता पे काबिज है, सत्ता क्या कहें, ऑफिस बेरर्स हैं, और बजाय इसके कि कोई चीज सॉल्यूशन की तरफ चलती, किसी का सॉल्यूशन होता, और वर्स्ट होती जा रही है। सुबह आप सब लोग, मुझ समेत जितने भी लोग 30 जारी में आते हैं, वो पार्किंग की समस्या से जूझते हैं। सड़कें जाम रहती हैं सामने की, आधा घंटा, पौना घंटा यहाँ लगता है। यहाँ की सफाई की व्यवस्था आप देख लीजिए, यहाँ की जो और सिक्योरिटी का सिस्टम देख लीजिए, हर चीज माशाअल्लाह क्या कहना चाहिए, ईश्वर के भरोसे छोड़ दी गई है। ऑफिस बीरर्स केवल और केवल जैसे एलिगेशंस आ रहे हैं कि वो अर्निंग ऑफ मनी की तरफ चल रहे हैं, और उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई उन्हें वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है, कोई बात करके राजी नहीं है, कोई कैमरे के सामने आके राजी नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ी दुखदाई हैं। इससे आम आदमी, हर जो अधिवक्ता है वो पीड़ित है, और मैं इस पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं और आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि आप सब लोग कोई सही रास्ता, कोई सही सॉल्यूशन इसको दें। हम किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, हम उस सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की वजह से हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा, हमारे आत्मसम्मान को चोट लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं बात करूंगा किसी और शख्सियत के साथ आपकी बात कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।